नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत मेरे YouTube और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास और मेवाड़ राज्य के इतिहास में टॉपिक अपना चल रहा है रावल रतन सिंह। मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह व रानी पद्मिनी की प्रेम कहानी को लेकर अपन चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, इन दोनों की प्रेम कहानी का सबसे ज्यादा जो जिक्र मिलता है, सबसे ज्यादा जो अच्छी कहानी के रूप में जो सिस्टम मिलता है वो है पद्मावत ग्रंथ। पद्मावत ग्रंथ को लिखने वाला कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जो शेरशाह सूरी का दरबारी कवि हुआ करता था। इसने रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह के बारे में लिखा है और अलाउद्दीन खिलजी का रानी पद्मिनी के सौंदर्य पर मुक्त होने की जो प्रक्रिया जो चली थी उसके बारे में लिखा है। तो अपन मेवाड़ शासक रावल शाखा का अंतिम शासक बात करें तो रावल रतन सिंह हुआ था। और रावल रतन सिंह की पद्मिनी से पहले रानी जो प्रमुख रानियां थी वो नागमती और प्रभावती हुआ करती थी। दोस्तों, अब जो आज अपन आगे बात करेंगे, यानी कल अपन ने बात कर ली थी कि मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह के पास में कहते हैं कि इधर श्रीलंका, और श्रीलंका से क्या होता है वो प्रक्रिया अपन थोड़ी सी आज फिर से रिपीट करते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा आप, ये जो क्षेत्र है अपना, आज मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह का पार्ट 2 की बात करेंगे। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अपना पड़ रहा है मेवाड़। पूरा का पूरा क्या है? इस क्षेत्र को अपन कहेंगे मेवाड़। मेवाड़ का दोस्तों राजा अपन ने पढ़ा था। मेवाड़ का राजा कौन है? रावल रतन सिंह। कौन है? रावल रतन सिंह। मेवाड़ शासक कौन है? रावल रतन सिंह। अब दोस्तों ध्यान रहे कि दक्षिणी भारत की यदि बात करते हैं तो यहां पर एक क्षेत्र मान लेते हैं। यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है और उस क्षेत्र का नाम है सिंहल द्वीप। क्या नाम है? सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप, इसे अपन वर्तमान में क्या कहते हैं? श्रीलंका कहते हैं। श्रीलंका, जो रावण वाली श्रीलंका है उसी श्रीलंका की बात करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि श्रीलंका का जो राजा था उसका नाम था, यानी यहाँ का जो राजा था उसका नाम था गंधर्वसेन। क्या नाम था? गंधर्वसेन। और दोस्तों इसकी पत्नी का नाम था, यानी रानी जो थी, रानी का नाम था चंपावती। क्या नाम था? चंपावती। तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं इसकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था पद्मिनी, यानी पद्मावती। पद्मावती या फिर क्या कहते हैं? पद्मिनी कहते हैं। दोस्तों पद्मिनी जो थी, पद्मिनी के पास में एक हुआ करता था तोता। क्या हुआ था? तोता। उस तोते का नाम था हीरामन। क्या नाम था? जिसे अपन हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं। राजस्थान में दर्रा अभयारण्य उस साइड की बात करते हैं, गागरोन झालावाड़ में पाया जाता है। और दोस्तों ये तोते की खास बात क्या थी जो मैंने कल बताई थी कि ये तोतो आदमी की हू बू बोली बोले करतो, और जैसा आदमी बोलता है उसी की उसी तरह से ये बोल दिया करता था। इस तोते की खास बात यही है। तो अपन आज चर्चा करते हैं वो आप देखिएगा। पद्मिनी का चाचा था दोस्तों गोरा, और भाई कह सकते हैं बादल। क्या था? बादल। अब देखते हैं चाचा और भतीजा, ये दोनों चाचा और भतीजा हैं, क्या प्रक्रिया बनती है उस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर रतन सिंह के दरबार में एक ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण का नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? बस इसकी क्या प्रक्रिया होती है उसकी अपन जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र को अपन ने कल भी देखा था और आज भी देखते हैं। यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र का नाम है दोस्तों दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली। और दिल्ली का शासक, दिल्ली का बादशाह हुआ था एक के, यानी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का बादशाह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम था दोस्तों चिमना। क्या नाम था? चिमना। और अलाउद्दीन खिलजी का एक दूत था दोस्तों, दूत का नाम मैंने कल भी बताया था, यानी सुरजा। क्या नाम था दूत का नाम? सुरजा। और एक इसकी दूती भी थी, दूती का नाम था आशा। क्या नाम था? आशा। अब दोस्तों अपन इनकी बात करेंगे, ये अपने काम आएंगे। और एक इसका सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी का, वो भी प्रमुख है, सेनापति। सेनापति का नाम है दोस्तों अपन कहेंगे सरजा। क्या नाम है? सरजा। सरजा नाम का इसका एक क्या है? सेनापति है। ये भी आगे काम आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप, यहाँ अभी तक अपन यहाँ से कल जो कहानी पढ़ी थी उसके ऊपर मैं आपको एक बार फिर से केंद्रित करना चाहूंगा कि रावल रतन सिंह, और इधर से क्या होता है? श्रीलंका। श्रीलंका से कहते हैं हीरामन तोता उड़कर गागरोन झालावाड़ आ जाता है या दर्रा अभयारण्य में आ जाता है। वहां से उस तोते को एक शिकारी पकड़ लेता है।
शिकारी पकड़कर जब उसको मारने का प्लान करता है तो कहते हैं कि उस तोते ने जैसे ही वो बोला कि तेरे को मारूंगा, तो वो भी बोला तेरे को मारूंगा। तो इस प्रकार से वो सेम बोली यानी नकल करता था, नकलची तोता भी कह सकते हैं। नकल करने वाले तोते को उसने मन में विचार किया, यदि यार इस तोते को मारेंगे नहीं, इसको कहीं अच्छे रुपये में बेचेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे। तो उसने क्या किया, इस हीरामन तोते को क्या कर दिया, यानी एक ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण ने भी, या कहते हैं कि ब्राह्मण इस तोते को लेकर रावल रतन सिंह के पास में गया और रावल रतन सिंह को यह तोता पसंद आ गया और रावल रतन सिंह ने ब्राह्मण से क्या कर लिया, तोता खरीद लिया। खरीदने के बाद में कहते हैं कि रावल रतन सिंह उस तोते के साथ बातचीत किया करता था। और एक दिन क्या हुआ, रावल रतन सिंह किसी कारणवश अपने घर से बाहर जाते हैं, अपने महल से बाहर जाते हैं और उस तोते का कार्यभार किसको सौंप देते हैं, अपनी रानी नागमती को सौंप देते हैं। नागमती जैसे ही तोते का मतलब राशन पानी, खाना पानी दे रही थी, दाना पानी दे रही थी तोते को, तो तोते के सामने अपनी ही सुंदरता का वर्णन करती है। तो तोते से इस बात को तोता सहन नहीं कर पाया था, तो उसने क्या किया, रानी पद्मिनी के बारे में यानी कहा कि विश्व सुंदरी है, आपसे कई गुना सुंदरी है। उस रानी पद्मिनी जो तोते की क्या हुआ करती थी, स्वामिनी हुआ करती थी, उसकी वो प्रशंसा करता है। जैसे ही प्रशंसा हुई तो रानी नागवती ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि ये तोता ये बात यानी पद्मिनी के बारे में बात रतन सिंह को बता देगा, तो रतन सिंह है जो मेरे को छोड़कर रानी पद्मिनी से शादी कर लेगा। तो इस बात के डर से रानी नागमती ने दासी को बुलाया और तोते को मारने के लिए कहा। तो कहते हैं कि दासी ने तोते को मारा नहीं था, उसको छुपा कर रख लिया। जैसे ही रावल रतन सिंह अपने दरबार में आते हैं तो कहते हैं कि रावल रतन सिंह तोते को ना देखकर गुस्सा हो जाते हैं। तो दासी ने तोते को ले जाकर दिया। रतन सिंह ने तोते से बातें पूछी तो रतन सिंह को तोते ने रानी पद्मिनी के बारे में सारा वृतांत सुनाया और नागमती ने जो काम किया था वो भी सारी बात है उनको बता दी। रावल रतन सिंह कहते हैं तोते की बात सुनकर, यानी रावल रतन सिंह के सामने जो तोते ने पद्मिनी के सौंदर्य की चर्चा की थी, उस कारण सौंदर्य की चर्चा सुनकर कहते हैं कि रतन सिंह बेहोश हो गया था। जब होश आया तो तोते को लेकर यहां से रवाना होता है, यानी जोगी का वेश धारण कर लेता है और जोगी का वेश धारण करके यहां से रवाना हो जाता है। और रवाना होकर कहां पहुंचता है, कलिंग क्षेत्र पड़ता है। कलिंग क्षेत्र पहुंचता है। कलिंग का एक शासक था, उसका नाम था गजपति, और गजपति से एक पानी वाला जहाज लेता है। पानी वाले जहाज में बैठकर 7 समुद्र पार, अपन कह सकते हैं 7 समुद्र पार, यानी एक समुद्र है, समुद्र का नाम क्षार, क्षीर, उद्धि और क्षार, क्षीर, दद्धि, उदद्धि, और एक समुद्र का नाम है सारा और किलकिला, और समुद्र का नाम है मानसरोवर। यानी क्षार, क्षीर, अदद्धि, उदद्धि, सारा, किलकिला और मानसरोवर, इन 7 समुद्रों को पार करके कहां पर पहुंच जाता है रतन सिंह, तोते के साथ में जोगी के वेश धारण करके श्रीलंका पहुंच जाता है। श्रीलंका पहुंचने के बाद एक शिव मंदिर के अंदर वहां पर एक शरण लेता है। शिव मंदिर यानी श्रीलंका में भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, क्योंकि रावण भी शिव की भक्ति किया करता था। अब कहते हैं कि शिव मंदिर में जाकर पद्मिनी से विवाह करने के लिए, उसको देखने के लिए शिव जी से तपस्या करने, शिव जी की प्रार्थना करना या पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है। इधर से वो तोता, हीरामन तोता पद्मिनी के पास जाकर और रावल रतन सिंह के बारे में बात बताता है। तो पद्मिनी उसको वसंत पंचमी के दिन मिलने की बात कहती है। अब कहते हैं कि जैसे ही वसंत पंचमी आई, वसंत पंचमी के दिन पद्मिनी यहाँ से सिंहलगढ़ से रवाना होकर उस बाग बगीचे के एक शिव मंदिर के अंदर पहुंची। जैसे ही शिव मंदिर के अंदर दोस्तों पहुंचती है तो वहां पर रतन सिंह एक जोगी के वेश में था। रतन सिंह ने पद्मिनी को देखा और देखकर वहां पर बेहोश हो जाता है। कहते हैं कि पद्मिनी ने वहां पर उसके ऊपर चंदन छिड़क दिया और बोली कि रतन सिंह, तूने शिक्षा प्राप्त करना तो सीखा है, तूने शिक्षा प्राप्त करना तो सीखा है, परंतु जब फल प्राप्ति का समय आया तो तू बेसुध होकर सो ही गया। यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे दरबार सिंहलगढ़ तक पहुंच जाना। तो कहते हैं कि पद्मिनी जिस महल में रहा करती थी, सिंहलगढ़ में रहा करती थी, वो बड़ा ही विचित्र और सुंदर महल था और वहां पर जाने के लिए हर कोई इंसान वहां जा नहीं सकता था और वहां जाने के लिए काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इस प्रक्रिया यानी रास्ता ही, कुछ लोगों को तो रास्ता ही मालूम नहीं था, लेकिन उसके पद्मिनी के तोते हीरामन को उस चीज का रास्ता मालूम था। कुछ इतिहासकार या किंवदंती मान सकते हैं कि भगवान शिव हैं,
भगवान शिव ने वहां पर जोगी का वेश धारण करके रतन सिंह के सामने आते हैं। हनुमान जी का भी वहां पर उल्लेख मिलता है कि वो भी एक ब्राह्मण रूप में वहां पर जाते हैं और उल्लेख रहे एक सिद्ध गुट्टी का बोलते हैं। देखो कुछ किंवदंतियां बताती हैं कि एक सिद्ध गुट्टी का किसको दी थी, रतन सिंह को दी थी। ये सिद्ध गुट्टी का लेके हाथ में चलो और जैसे जैसे चलते जाओगे आपको पद्मिनी के महल का रास्ता नजर आते जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ से उल्लेख मिलता है कि जैसे ये इतनी कहानी होने के बाद रावण रतन सिंह इस बगीचे के अंदर घूम रहा था तो गंधर्वसेन ने देखा। गंधर्वसेन ने रतन सिंह को बुलाया कि यार तू जोगी तो नहीं लगता, कोई राजकुमार लगता है, क्या कारण है। तो उसने रतन सिंह ने सच बात बताई कि मैं मेवाड़ शासक रतन सिंह हूँ और तुम्हारी बेटी पद्मिनी से शादी करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि गंधर्वसेन खुश हो गया और खुश होकर शादी करने की हाँ कर लेते हैं। यानी यहाँ पर 7 फेरा लगाकर शादी कर दी थी। इतनी बात अपन ने वीडियो प्रथम में पढ़ ली थी। अब जो दोस्तों यहाँ से जो प्रक्रिया सारी की सारी घटी थी, अब वापस रवानगी होती है, उस रवानगी का मार्ग देखते हैं। यानी अपन ने यहाँ तक ये सिस्टम देखा था कि ये जो यहाँ पर मैंने 7 समंदर आपको बताए थे, इन समंदर यानी 1, 4, सीर, दद्दी, उदद्दी और सारा और किलकला और मानसरोवर, ये जो 7 समंदर हैं, इन 7 समुद्रों को पार करके वापस भी आना पड़ेगा। ये क्या है, समंदर है। 7 समंदर पार करके वापस आना पड़ेगा, उस प्रक्रिया को देखते हैं। कहते हैं कि इधर नागमती मेवाड़ में परेशान थी, उसने एक पक्षी को संदेशा देकर रावल रतन सिंह को मेवाड़ आने की बात कही जाने की भी उल्लेख मिलती है। अब दोस्तों सुनिएगा आगे, आज अपन पार्ट 2 की आगे कहानी को अपने बढ़ाते हैं कि प्रयास हर इंसान को करना पड़ता है, प्रयास के बगैर कुछ नहीं होता। मंजिल पाने के लिए अपने को दौड़ना पड़ता है मंजिल तक। तो उसी प्रकार आप दौड़ेंगे कि यहां से कहते हैं, यहां पर कौन था दोस्तों, यहां था रतन सिंह। कौन था, रावल रतन सिंह, और दूसरा कौन हो गया, पद्मिनी। इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में यहाँ से रवाना होते हैं। ये बात आपको पता ही है कि छोरी जब चड्डे करे टाइम में अलग अलग कृतियां और महाकृतियां के माध्यम से चढ़ाई जाती हैं, गीत नाद किए जाते हैं कि मेरी ये सातन ने चूनड़ी रंगा दूं, मेरी ये सातन ने चूनड़ी रंगा दूं, गोट की लहर जड़ाए सातन मेरी चाल पड़ी है, मेरा डब डब भरी आया नैन, अब की मिलोड़ी सातन ते जान मिलांगा, अब की मिलोड़ी सातन ते जान मिलांगा, रख पून्यों को त्योहार सहेली चाल पड़ी है, मेरा डब डब भरी आया नैन। यहाँ से देखो रतन सिंह और पद्मिनी रवाना हो जाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि उसी जहाज से रवाना होते हैं और रवाना होते होते और यहाँ पर एक किंवदंती का आश्रय मिलता है कि समुद्र के अंदर जहाज के इशारे से और चलना शुरू कर देते हैं, जहाज में बैठकर चलना शुरू करते हैं। बीच रास्ते के अंदर यहाँ पर समुद्र के अंदर राक्षस रहा करते थे। राक्षसों का आतंक हो गया, राक्षसों के आतंक से जहाज उलट जाती है और पद्मिनी कहीं और, रतन सिंह कहीं और। अब हुआ ऐसा कि समुद्र और समुद्र का घर भी हुआ करता था और समुद्र की एक पुत्री थी, उसका नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था, लक्ष्मी। अब दोस्तों कहा कि ये पद्मिनी इस पानी के कारण बेहोश हो जाती है और इस हालत में, थोड़ी अशुद्धि हालत में, समुद्र की पुत्री पद्मिनी को यहाँ से लेकर अपने घर चली जाती है। जब पद्मिनी को होश आता है तो वो रतन सिंह के लिए बिलख बिलख कर रोने लग जाती है। तो उस समुद्र की पुत्री लक्ष्मी ने पद्मिनी को रतन सिंह लाने का वादा किया कि आपको रतन सिंह मिलेगा, मैं मेरे पिता से कहकर इस समुद्र की लहरों में कहीं बह गया होगा, जरूर आपको मंगवा के दूंगी, आप चिंता मत करो, शांत रहो। तो कहते हैं कि वादा जो करते हैं वादा पूरा करना चाहिए, किसी के साथ में ऐसे तो वादा नहीं करना चाहिए। तो समुद्र की पुत्री लक्ष्मी ने पद्मिनी से, यहाँ पर कौन थी, पद्मिनी, समुद्र के अंदर की बात है, यहाँ दूसरी लहरों से किनारों से डूबता हुआ इधर कौन चला गया, रतन सिंह। दोनों बिछड़ गए एक दूसरे से। देखो क्या घटना घटती है, क्या रूपरेखा रहती है, जिस प्रकार मालिक की इच्छा होती है वही होती है। लेकिन कहते हैं समुद्र की पुत्री लक्ष्मी ने पद्मिनी को सुरक्षित अपने घर ले गई और ले जाने के बाद में अब कहते हैं जैसे ही पद्मिनी को होश आया तो वो बिलख बिलख कर रोने लगी। तो समुद्र की पुत्री लक्ष्मी ने पद्मिनी को रतन सिंह लाकर देने का वादा किया। अपने पिता समंदर से कहा कि हे पिताजी,
आपकी लहरों में इस मेरी मित्र या फिर मेरी फ्रेंड्स का पति खो गया है और आप अपनी लहरों के माध्यम से उस पति को खोज कर लाइए। तो कहा जाता है कि इसने वादा किया था और रतन सिंह को ढूंढने के लिए समंदर ने क्या किया, अपनी नजर पसारी और एक दूसरे समुद्र के किनारे वो मिला। तो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके समंदर ने और रतन सिंह को उस पद्मनी जिस घाट पर थी, जिस क्षेत्र पर थी, उसके किनारे ले जाता है और वहां पर ले जाकर छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद में रतन सिंह पद्मनी की तरफ आगे बढ़ता है। वहां पर समुद्र की पुत्री लक्ष्मी और पद्मनी दोनों थी। सबसे पहले समुद्र की पुत्री लक्ष्मी जो पद्मनी का वेश धारण करके रतन सिंह के सामने आती है, तो रतन सिंह एक बार तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर मन में सोचता है यार ये तो नहीं है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी पद्मनी के पास रतन सिंह को ले जाती है और पद्मनी से कहती है कि मैंने आपसे वादा किया था आपके पति लाकर देने का, और जो मैंने पूरा कर दिया है। तो कहते हैं कि वादा किया था निभाने आ गए, जिगर बड़ा था टकराने आ गए। वादा किया था निभाने आ गए, जिगर बड़ा था टकराने आ गए, जाओ जाकर कह दो जंगल में शेर फिर से पुराने आ गए। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से रतन सिंह और पद्मनी वापस से एक होते हैं। अब जैसे ही यहाँ से समंदर की पुत्री लक्ष्मी पद्मनी और रतन सिंह को रवाना करते हैं, क्या करते हैं, रवाना करते हैं। तो रवाना करने की स्थिति में देखिए कि ये इसको 5 पदार्थ देते हैं। क्या देते हैं? 5 अनमोल पदार्थ, यानी अपन कहेंगे 5 अनमोल पदार्थ। 5 अनमोल पदार्थ भेंट किए थे। किसको भेंट किए थे? रतन सिंह को भेंट किए थे। कितने? 5 अनमोल पदार्थ। 5 अनमोल पदार्थों में अपन कहेंगे इनको दिया था अमृत। समुद्र ने क्या दिया था? अमृत दिया था, हंस दिया था। क्या दिया था? यानी 5 अनमोल पदार्थ भेंट करने की जानकारी मिलती है। यानी अमृत दिया था, हंस दिया था, और अपन ये कह सकते हैं कि राजपक्षी दिया था, शार्दूल दिया था और पारस पत्थर दिया था। यानी अमृत दिया था, हंस दिया था और राजपक्षी दिया था, शार्दूल दिया था, और कहेंगे क्या दिया था? एक पारस पत्थर दिया था, पारस पत्थर। ये 5 चीज दोस्तों बहुत ही अनमोल हैं, कीमती हैं। अमृत भी देने की जानकारी मिलती है, हंस की जानकारी मिलती है, राजपक्षी किंवदंती के अनुसार शार्दुल और पारस पत्थर। ये 5 चीज समंदर की पुत्री लक्ष्मी ने रतन सिंह और पद्मनी को भेंट करने की जानकारी मिलती है। अब दोस्तों ये भेंट करने के बाद में यहां से रतन सिंह क्या हो जाता है? रवाना हो जाता है। और रतन सिंह रवाना होकर कहां पहुंचता है? अपने क्षेत्र। भाई यहां से रवाना होता है और रवाना होकर कहां पहुंच जाता है? देखो साहब, मेवाड़ पहुंच गया। अपने मेवाड़ दरबार में कौन पहुंच गया? रतन सिंह। और साथ में कौन आई है? यानी यहां पर कौन आ गई? पद्मनी भी आ गई। अब दोस्तों पद्मनी रतन सिंह की पत्नी है और सबसे प्रिय पत्नी अब कौन हो गई? पद्मनी। इससे पहले कौन थी? नागमती और प्रभावती। नागमती से नागसेन पुत्र हुआ था और प्रभावती से वीरभान पुत्र होने की जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। अब दोस्तों आगे क्या होता है उस चीज को देखते हैं। 5 अनमोल पदार्थ भेंट करने के बाद में रतन सिंह कहां पहुंच गए? अपने क्षेत्र मेवाड़ पहुंच जाते हैं। और मेवाड़ में पहुंचने के बाद पद्मनी क्या कहती है? पद्मनी मतलब भगवान के प्रति ज्यादा विश्वास रखा करती थी और कहती है कि मैं ब्राह्मणों को दान दूंगी। क्या कहती है? कि मैं ब्राह्मणों को दान दूंगी, मेरे हाथ से ब्राह्मणों को क्या करूंगी? मेरा खुला मुख करके मैं इनको दान दूंगी। अब दोस्तों दान देने के लिए रतन सिंह कैसे मना कर सकता है? क्योंकि राजा था और वह राजा वैसे भी दान देने का काम करता है, दानदाता होता है, प्रजा का दाता होता है, प्रजा का भगवान होता है। तो रतन सिंह तो पहले से वीर था, बुद्धिमान था, संगीतज्ञ था और अति सुंदर शासक था और विश्व सुंदरी उसकी पत्नी थी। अब दोस्तों ब्राह्मणों को दान दिए। यहाँ पर 2 किंवदंतियां बताऊंगा आपको कि एक तो कहते हैं कि पद्मनी ने ब्राह्मणों को दान दिया था। एक तो क्या कहते हैं? पद्मनी ने ब्राह्मणों को दान दिया था और उन्हीं ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण था राघव चेतन। देखो दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ही दान देने की सिस्टम शुरू होता है कि एक लाइन के अंदर ब्राह्मण बैठ जाते हैं और पद्मनी अपने पूर्ण श्रृंगार के साथ में और खुला मुख करके सब ब्राह्मणों को दान दे रही है। तो उन्हीं ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण था राघव चेतन। राघव चेतन तांत्रिक था दोस्तों। राघव चेतन क्या था? तांत्रिक था। एक बात इसकी 2-3 बात आप ध्यान रखिए। एक तो राघव चेतन क्या था? तांत्रिक था। दूसरी बात ये पूजा करता था। क्या करता था?
पूजा किसकी करता था? यक्षिणी की पूजा करता था। किसकी पूजा करता था? यक्षिणी की पूजा करता था। दोस्तों यक्षिणी है जो भगवान शिव की दासियां होने का उल्लेख मिलता है। यक्षिणी की पूजा कौन करता था? राघव चेतन। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राघव चेतन किसकी पूजा करता था, तो यक्षिणी की पूजा करता था। और ये एक तांत्रिक था और एक ये संगीतज्ञ भी था दोस्तों, संगीतज्ञ। इसको संगीत कला का भी ज्ञान था, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। तो दोस्तों अपन कहें किंवदंती की बात कर रहे हैं अपन। अब यहां पर हुआ कैसे वो देखो कि राघव चेतन पद्मिनी को देखकर व्याकुल व्यथित हो गया। अब उसने पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा अपने अंदर जाग गई कि पद्मिनी को पत्नी मेरी बनाऊं। तो इस प्रकार से राघव चित्र अपना टूणा टपाड़ा जो करे करतो, यानी तांत्रिक और तांत्रिक विद्या का प्रयोग करने लगा। एक बात तो ये मिलती है कि तांत्रिक विद्या का प्रयोग करने लगा जिसकी जानकारी किसको मिली? रतन सिंह को मिली। रतन सिंह ने राघव चेतन को वहां से भरे दरबार से निकालने की जानकारी मिलती है कि भाई तू यहां से भाग जा, कोई काम का नहीं है तुम। इस प्रकार से यहाँ को कहते हैं कि गधे पर बैठाकर काला मुंह करके यहां से इसको निकाल दिया। लेकिन आप ऐसा समझिएगा कि दूसरी जानकारी क्या मिलती है। ये बात यहां से कंप्लीट हो गई और कंप्लीट होने के बाद में अगली जानकारी क्या मिलती है उसके बारे में देखते हैं कि एक दिन रतन सिंह दरबार के अंदर बैठा था और सभी ब्राह्मण वहां पर बैठे थे। पद्मिनी के शादी होने के बाद में सभी ब्राह्मण वैसे बैठे थे और शुभ मुहूर्त पूछने की बात चल रही थी। शुभ मुहूर्त में रतन सिंह बोला कि भाई दूज कब है? रतन सिंह क्या बोला कि भाई दूज कब है? तो राघव चेतन चाणक्य ही बोलियो, अचानक बोला कि दूज आज है, जबकि दूज नहीं थी उस दिन, एक क्यों ही थी, एकम थी। तो कहते हैं कि बाकी जितने भी पंडित थे सभी पंडितों ने कहा कि भाई महाराज दूज आज नहीं है, लेकिन राघव चेतन एकमात्र ऐसा ही था, उसने कहा कि भाई दूज आज ही है। तो रतन सिंह अन्य पंडितों ने कहा नहीं है। तो रतन सिंह ने कहा भाई दूज आज है, ये आप किस तरीके से मतलब आप किस तरीके से इसको साबित कर सकते हो? क्या आप इसको साबित कर सकते हो कि दूज आज है? तो राघव चेतन ने कहा हाँ जरूर साबित कर सकता हूं। कि कैसे साबित करोगे? दूज का चांद मैं दिखा सकता हूं। तो उसने क्या कहा, एकम के दिन यक्षिणी के प्रभाव से अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके, एकम के दिन यक्षिणी के प्रभाव से अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके राघव चेतन ने दूज का चांद एकम को ही दिखा दिया, सबको दिखा दिया। सब लोग चकित रह गए। इस प्रक्रिया का पता चला धीरे धीरे, यानी पहले दिन एकम थी और एकम के दिन रतन सिंह ने पूछा था कि भाई दूज कब है? तो किसने कहा? राघव चेतन ने कहा कि दूज आज है। तो अन्य पंडितों ने कहा भाई दूज आज नहीं है। तो रतन सिंह ने कहा कि भाई आप इस चीज को साबित कैसे कर सकते हो? तो उसने कहा कि मैं दूज का चांद दिखा सकता हूं। तो रतन सिंह और अन्य पंडितों को राघव चेतन ने अपनी तांत्रिक विद्या और यक्षिणी का प्रभाव या तांत्रिक यक्षिणी की पूजा से और तांत्रिक विद्या के प्रयोग से दूज का चांद एकम को ही दिखा दिया। अब इस घटना की जानकारी कैसे मिलती है? क्योंकि जब दूज का चांद एकम को ही दिखाया गया तो दूसरे दिन फिर से दूज, भाई दूसरे दिन फिर से दूज। तो इस बात का पता चला रतन सिंह को। अन्य ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज दूज तो आज है, उसने कल ही चांद दिखा दिया। तो कहते हैं कि रतन सिंह को गुस्सा आ गया और गुस्सा इतना आया कि कहते हैं कि राघव चेतन को उसी वक्त तुरंत दरबार से निकल जाने का आदेश दे दिया। यदि आप मेरी नजरों से नहीं हटते हो तो मैं आपको सजाए मौत दे सकता हूं। कि राजाओं का एक ही काम जो मैंने कल बताया था, राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। भाई राजा है, उनका मतलब ज्यादा व्यवहार में काम नहीं करता, वो तुरंत ही सजा देने का काम करते हैं। अब दोस्तों यहां से क्या होता है कि राघव चेतन को जैसे ही घर से बाहर निकाला तो ये अपने घर चला गया। कहां चला गया? ऐसे मानो ये अपने घर चला गया, अपने घर। अब इस बात की जानकारी मिली थी पद्मिनी को। जैसे ही राघव चेतन अपने घर गया तो इस बात की जानकारी किसको मिली? पद्मिनी को मिली कि राजा ने राघव चेतन को डरा धमकाकर निकाल दिया दरबार से, लेकिन ब्राह्मण को नहीं निकालना चाहिए था, पद्मिनी ने ऐसा कहा। और उसने क्या कहा? पद्मिनी ने सूर्य ग्रहण के दिन, किसके दिन? यानी सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन राघव चेतन को अपने दरबार यानी पद्मिनी महल तक बुलाया। बुलाकर एक झरोके में पद्मिनी ने सूर्य ग्रहण के दिन राघव चेतन को दर्शन दिए और 2 कंगन फेंक दिए। यानी एक कंगन फेंका, अपने हाथ का निकालकर एक कंगन फेंका वो दान में, यानी राघव चेतन को राजी करने के लिए। कहते हैं कि जैसे ही राघव चेतन को रतन सिंह ने यहां से निकाला तो वो कहां चला गया? अपने घर चला गया। और अपने घर जाने के बाद कि पद्मिनी को इस बात का पता चला तो आने वाले अगले
तुरंत ही सूर्य ग्रहण आ रहा था। तो सूर्य ग्रहण के दिन पद्मिनी ने राघव चेतन को राजी करने के लिए घर बुलाया और पद्मिनी महल झरोखे से राघव चेतन को दर्शन दिया और दर्शन देकर एक कंगन फेंक दिया, जिसको राघव चेतन ने ले लिया और वहां से लेकर रवाना होता है। और किस प्रकार की घटना घटती है वो अपन जानकारी लेते हैं। दोस्तों यहां से ये जानकारी इतने, यानी कंगन लेकर राघव चेतन जो है सीधा का सीधा यानी रतन सिंह को कहता है कि तेरा सर्वनाश मैं ही करूंगा, यानी घर तो घुसियांगे बढ़ गया सुख उंदरा ही कौन पावे। रतन सिंह को राघव चेतन कहता है कि घर तो घुसियांगे बढ़ गया सुख उंदरा ही कौन पावे, रतन सिंह चैन की नींद तुम भी नहीं सो सकता, मैं देखूंगा कैसे तुम रहता है। तो कहते हैं कि यहां से राघव चेतन अपने घर से राघव चेतन रवाना हो जाता है और रवाना होकर कहां पहुंचता है, दिल्ली पहुंच जाता है। रवाना होकर कहां पहुंच जाता है दोस्तों, ये लो साथ दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली में राज था, दिल्ली का बादशाह था एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रिय बेगम हुआ करती थी, उसका नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना। अब कहते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का एक दूत था सुरजा, दूती थी आशा और एक सेनापति था सरजा। एक बात और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, फिर यानी पद्मिनी के जब रवाना यहां से होते हैं तो इनके साथ में दहेज के अंदर, दहेज में उल्लेख मिलता है, दहेज में गोरा और बादल और 363 दासी देने की जानकारी मिलती है। 363 दासी यानी गोरा और बादल भी दहेज में पद्मिनी के साथ में और 363 दासी भी दहेज में पद्मिनी के साथ में दी थी। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि जैसे ही यहां पर पहुंचे कौन, राघव चेतन, जाकर बोल भाई तेरे और अलाउद्दीन खिलजी क्या हाल है तुम्हारे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई मस्त है, एक साम्राज्यवादी नीति का आदमी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा इंसान था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कम तोलने के बदले उसी आदमी का उतना ही मांस काटने जैसे नियम लगा दिए थे। यानी जिस आदमी ने तोल यानी 1 किलो चीनी ले गया, तेल ले गया, यदि उसमें 950 ग्राम 900 ग्राम होगी तो 100 ग्राम 50 ग्राम जो तोलने वाला आदमी था उसी का मांस काटने जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने नियम बना दिए थे। ऐसा शासक था अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात का एक शासक था भीमसेन। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी की जो चीज पसंद आती थी उसको वो शादी में बदल देता था, चाहे वह कितना टाबरा की माँ हुआ, चाहे वह 5 टाबरा की माँ हुआ, चाहे वह 10 टाबरा की माँ हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने काफी सारी शादियां की थी, वो टाबरा की माया नहीं कौन छोड़ी। ऐसी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी भारत का महान बादशाह हुआ था इस मामले में। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के पास में कौन चला गया, यानी राघव चेतन चला गया। कौन चला गया? राघव चेतन। अब राघव चेतन में बातचीत हुए और बातचीत हुए जो के काम करो। अलाउद्दीन खिलजी बोले, अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन जाए बोले तेरे पत्नियां कितनी? बोले घनी है, मेरे तो कोई अंदाज ही कोई। बोले सबसे सुनी। बोलता ना क्या मतलब है? तो कहते यार एक तेरी पत्नी जो सुनी है, बोले मेरी सबसे सुनी पत्नी है चिमना, तो चिमना मनी दिखा दे। तो यहाँ कहो तो कहे राघव चेतन पर अलाउद्दीन खिलजी तत्त हो गए। बोले क्यों? अब कहते हैं गुस्सा होगा, दोनों तू मैं हो गया। अब तो राघव चेतन बोले तो यार रहने देता ना, कौन बताऊं बात। अब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बोले बता दे बात है कि चिमना ने बुलाई। बोले आए। अलाउद्दीन खिलजी की चिमना को देखकर राघव चेतन ने मुंह फेर लियो। जैसे ही मुंह फेरा तो अलाउद्दीन खिलजी के संग कहा भी क्या बात है राघव चेतन। तो उसने कहा कि यदि रानी देखनी है तो हमारे चित्तौड़ के राजा या मेवाड़ के राजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी है, उसके सौंदर्य की चर्चा करता है रतन सिंह के पत्नी यानी पद्मिनी के सौंदर्य की चर्चा करता है कौन? राघव चेतन। किसके सामने? अलाउद्दीन खिलजी के सामने करता है कि इतनी सुंदर है वो कि जब वो पान खाती है तो पान का रस पेट में जाता हुआ कंठों से दिखाई देता है। पानी पीते हो तो पानी पीती है तो पानी भी कंठों से जाता हुआ दिखाई देता है और उसका बदन झीणे कपड़ों में सोने के समान चमकता है। ऐसी जानकारी यानी सुंदरता की चर्चा करता है राघव चेतन अलाउद्दीन के सामने और चर्चा सुनते सुनते अलाउद्दीन खिलजी तो बेहोशी हो गया। अब इस घटना को आगे कैसे अंजाम मिला कि राघव चेतन की बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी बेसुध हो जाता है और बेसुध होकर कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी को होश आता है तो कहते हैं कि दिल में कौन घूम रही थी? पद्मिनी। पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर हो रही थी। और इधर एक आप ध्यान में रखिएगा, एक बात आपको यहां से और बताता हूं कि एक मेवाड़ का क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र का भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसकी मतलब यहाँ एक मेवाड़ का क्षेत्र और मानते हैं, मेवाड़ क्षेत्र ही पड़ता है। मेवाड़ का एक कस्बा मान लो, एक क्षेत्र पड़ता है कुंभलमेर। क्या पड़ता है? कुंभलमेर।
कुंभलमेर का शासक हुआ करता था, जो मैंने नाम बताया था आपको, देवपाल। कुंभलमेर का शासक कौन था? देवपाल। देवपाल। कुंभलमेर का शासक कौन था? देवपाल। और देवपाल की एक दूती हुआ करती थी, उसका नाम था कुमुदती। कुमुदती, जो जोगिन का वेश धारण करती थी, जोगिन वेश धारण करती थी, कुमुदती। अब दोस्तों देवपाल की भी नजर किस पर थी? पद्मनी पर। और अलाउद्दीन खिलजी की भी नजर किस पर थी? पद्मनी पर। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ऐसा मत सोचिए कि सर हमने ऐसा कोई वीडियो आज तक देखा ही नहीं था। ऐसा समझने का प्रयास कीजिए, आज से देखना शुरू कीजिए आप। अब दोस्तों यहां से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? तुरंत प्रभाव से अपने दूत सुरजा को पत्र लिखा कि पत्र देकर कहा कि जाओ रतन सिंह को कहो कि पद्मनी सहित जितनी भी 363 दासी, यहां पर दोस्तों और कौन आ गई? 363 तो दासी, और वैसे दरबार के अंदर टोटल 1600 महिलाएं लगभग, और गोरा और बादल सेनापति, पद्मनी का चाचा और भतीजा भाई। अब दोस्तों यहां से अपन कहते हैं कि सुरजा नामक दूत और दरबार में किसके जाता है? रतन सिंह के दरबार में जाता है। सुरजा नाम अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दूत रतन सिंह के पास में गया था कि पद्मनी को अलाउद्दीन के पास में भेजो, उसकी बेगम बना दो। तो ये जानकारी मिलती है, यानी कहेंगे सुरजा नामक दूत अलाउद्दीन खिलजी का किसके पास में गया था? रतन सिंह के पास में गया था, और जाकर कहा कि हमारे बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने आपकी पत्नी पद्मनी और महिलाओं की मांग की है कि उसकी बेगम बना दो। तो कहा, रतन सिंह गुस्से हो गया और गुस्सा होकर इस फैसले को मानने से इनकार कर देता है। सुरजा दूत वापस चला गया दरबार में। अब कहते हैं कि इसने क्या किया कि वे देवपाल की बात करते हैं। अब देवपाल ने क्या किया? कुमुदती जो इसकी दूती थी, इसकी भी उल्लेखना मिलेगी, और इधर आशा जो अलाउद्दीन खिलजी की दूती है, इसकी भी अपने को बात करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात रतन सिंह ने नहीं मानी तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? चित्तौड़ जो दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग यानी गंभीरी, वह बेड़च नदी किनारे अपनी सेना लेकर 6 महीना तक घेरा लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी सेना लेके आ गयो और युद्ध करने के लिए क्या लगा दियो? घेरो लगा दियो। युद्ध करने के लिए क्या लगा दियो? घेरो लगा दियो। अब दोस्तों यहाँ की हमें जानकारी क्या मिलती है वो चीज समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं जो घेरा, यानी यहाँ पर तो जो घेरा लगा रखा था पूरी और सेना बैठी थी गंभीरी और बेड़च नदी किनारे। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं जो आया था, ये एक यहाँ पर एक चित्तौड़ी डूंगरी है, चित्तौड़ी डूंगरी पर अलाउद्दीन खिलजी एक के स्वयं बैठा था, आगे बैठ गया। चित्तौड़ दुर्ग के सारे दरवाजे बंद कर दिए, अंदर जाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। अब इसने क्या किया वो देखो कि अलाउद्दीन खिलजी कूटनीति चाल का था, ये आपको पता है। इसने क्या किया कि एक संदेश भेजा राहुल रतन सिंह के पास में, देख भाई रतन सिंह, मुझे क्या करना है, मेरे घनी बेगम है, पर तेरी लुगाई पद्मनी की हमने सौंदर्य की चर्चा सुनी है, तू सिर्फ हमें एक बार दिखा दे। तो रतन सिंह ने कहा, भाई मैं क्यों दिखा दे? बोले नहीं यार, मैं पद्मनी को मेरी बेटी जैसी मानता हूँ, बहन बेटी जैसी मानता हूँ, तू सिर्फ एक बार मुझे दिखा दे। तो रतन सिंह इनकी बातों में आ जाता है, लेकिन गोरा और बादल दोनों आदमी कहते हैं कि महाराज आप मुसलमान की बातों में मत आइए, ये आदमी घटिया है। लेकिन रतन सिंह इस बात को नहीं सुनता है। तो ये गोरा बादल महल भी है चित्तौड़ दुर्ग में, गोरा बादल यहां से रुस कर यानी गुस्सा करके नाराज होकर अपने महलों में चले जाते हैं और वहां रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बातों में आकर रतन सिंह ने क्या किया? रतन सिंह आ गया और रतन सिंह की बातें मानने लग जाता है। वो अपन देखते हैं दोस्तों थोड़ी सी प्रक्रिया, यानी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, यहां की बात मिटा देता हूं, अब आगे क्या होता है वो देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात मान ली रतन सिंह और पद्मनी को दिखाने के लिए परछाई दिखाने की बात कर ली। यानी यहां पर एक पद्म तालाब बना हुआ है, क्या बना हुआ है? पद्म तालाब
चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही है पद्म तालाब। अलाउद्दीन खिलजी को बिना सेना के यहाँ से अंदर राघव चेतन के साथ में रवाना किया गया और अंदर लाया गया। ठीक है, अंदर लाया गया और पद्मनी यहाँ पर कहते हैं भोजन पानी भी हुआ था, एकदम शिष्टाचार के नाते सब कुछ हुआ था। और लेकिन वहां ये 363 दासियां थी, वो भी घूम रही थी, तो अलाउद्दीन खिलजी उनमें देख रहा था, लेकिन राघव चेतन ने इशारा किया ये तो इनकी दासियां हैं, ये नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी बैठा रहा और फिर पानी के अंदर यानी पद्म तालाब में पानी में क्या दिखाई थी, पानी में परछाई। अब दोस्तों कुछ इतिहासकारों की घटनाएं मिलती है तो 200-250 साल बाद में ही पद्मावत लिखा गया था, तो एक काल्पनिक अवधारणा भी मानी है, काल्पनिक माना है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने और कानूनगो लाल ने इसको एक काल्पनिक घटना मानी है। तो दोस्तों पानी में क्या दिखाई, यहाँ पर कौन आ जाता है, एके आ जाता है, एके के साथ में राघव चेतन भी है। अलाउद्दीन खिलजी को पद्मनी की परछाई पानी के अंदर दिखाई, कुछ इतिहासकार लिखते हैं शिष्य में दिखाई, लेकिन उस टाइम में शिष्य का आविष्कार ही नहीं था, ऐसी जानकारी भी मिलती है कि इस टाइम में 1303 की जो घटना घट रही है इस टाइम में शिष्य का आविष्कार नहीं था, ऐसी जानकारी मिलती है। तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या दिखाई थी, कहते हैं कि पानी के अंदर परछाई दिखाई। यदि शिष्य हो तो सीधे पानी की परछाई को क्यों नाम लेता, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस टाइम में शीशा था ही नहीं, पानी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की परछाई दिखाई थी। अब परछाई देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी खुद बेहोश, मन में सोचो शादी करा तो यूं करा, बाकी शादी कराएंगे नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी यहां से कहते हैं कि रतन सिंह ने कहा भाई महाराज अब चलो, परछाई देख ली। तो कहते हैं कि शिष्टाचार के नाते और रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को अपने दरबार से छोड़ने के लिए जाता है। अलाउद्दीन खिलजी कूटनीति चाल का था, इसने यहां पर रतन सिंह को, यहां पर रतन सिंह को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। रतन सिंह को अपनी सेना के सहायता से बातचीत तो पहली हुई, बंदी बना लिया और बंदी बनाकर यहां से रवाना होकर इसको कहां ले गया, रतन सिंह को कहां ले गया, यानी दिल्ली ले गया। किसको ले गया, रावल रतन सिंह को ले गया, रावल रतन सिंह को दिल्ली ले गया और अपने कैद खाने में इसको बंद कर दिया। कैद खाने में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब समाचार भेजो, किया भेजे, यानी समाचार भेजो आशा साया, इन समाचार भेजो कहो। अब पद्मिनी यहाँ पर एक लिए घोरा बादल है, तो आशा इधर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी आशा को भेजता है। और उससे पहले ये कुंभल मेर का जो शासक है देवपाल, इसने कुमुदत्ती को पद्मिनी के पास में भेजा। कुमुदत्ती को किसके पास में भेजा, पद्मिनी के पास में भेजा। और पद्मिनी के पास में भेज के बोले भाई हमारे राजा वेदपाल देवपाल जी आपको पसंद करते हैं। जोगिन के वेश में गई थी ये, मतलब खड़ताड़ खड़तूल बजा के पूरा नाटक करया, लेकिन पद्मिनी इसकी बातों में नहीं आई। यानी कुमुदत्ती नामक एक दूती को किसने, देवपाल ने पद्मिनी के पास में भेजा। यानी मेवाड़ के शासक रतन सिंह की पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था देवपाल, और इसकी बेइज्जती की और बेइज्जत करने के लिए कहते हैं कि इसको बदला लेने के लिए यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई थी, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। इसने प्रताड़ित खूब किया था लेकिन सफल नहीं हो पाई थी, ऐसी जानकारी मिलती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की दूती आशा, अलाउद्दीन खिलजी ने आशा दूती को भेजा सीधे की सीधी किसके पास में, पद्मिनी के पास में। अब पद्मिनी के पास में भेजा, आशा भी जोगिन बनकर आई थी। क्या बनकर आई थी, आशा भी क्या बनती थी, जोगिन बनकर आई थी। और पद्मिनी को पूरा पूरा अपने वश में किया और बोली। अब पद्मिनी कहती है कि मैं तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले भी शादी करना चाहती थी। इस प्रकार की बातों को लेकर आशा को पद्मिनी ने अपने जाल में फंसा लिया। और इस यानी यहां पर आशा आई थी अलाउद्दीन खिलजी की दूती, और इसको जाल में फंसा लिया पद्मिनी। और पद्मिनी यहां से निकलकर किसके पास में पहुंच गई, गोरा बादल के महलों में पहुंची। और आशा के सहयोग से कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को समाचार भिजवाया। आशा ने कहा कि ये तो पहले से भी आपसे शादी करना चाहती थी लेकिन आप मिले ही नहीं। तो इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि अब तो ये पद्मिनी आने के लिए और सारी महिलाएं आने के लिए यहाँ पर पालकियों की आवश्यकता है, तो पालकी भिजवा दी गई। और पालकियों में कहते हैं कि पद्मिनी गोरा बादल के सहयोग से और महान जो योद्धा थे, राजपूत योद्धा थे, उनको महिलाओं के वस्त्र धारण करके और पालकियों में बिठाया गया। महिलाओं के वस्त्र धारण करके पालकियों में बिठाया गया। और पालकियों में बिठाने के बाद में ऐसी जानकारी हमें मिलती है कि पालकी में बिठाकर यहां से क्या करते हैं, जैसे ही पालकी में बिठाया और एक पालकी में पद्मिनी बैठी और एक में
पद्मनी बनकर गोरा बैठ गया और बादल बैठ गया। यहां से पालकियां रवाना हो जाती हैं। एक पालकी को पकड़ने के लिए लगभग 6 आदमी चाहिए और यहाँ पर 1600 पालकियां ऐसे मतलब 11 साढ़े 11 हजार सेना यहाँ से रवाना हो जाती है महिलाओं का वस्त्र धारण करके। और कहते हैं कि रतन सिंह को छुड़वाने की, क्योंकि अलाउद्दीन ने कहा था कि रतन सिंह को छुड़वाना चाहते हो तो पद्मनी हमारे पास में भेजो। अब यहां से जानकारी हमें मिलती है कि ये सभी के सभी रवाना होकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच गए? सब लोग यहाँ पर, यानी कौन आ गई? पद्मनी आ गई, गोरा बादल आ गए और सेना आ गई। इस दरबार के अंदर सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाती है पद्मनी। कौन गई? पद्मनी गई। जाके बोली देखो हमारा हिंदुत्व में राज है कि बेगम बनने के लिए एक बार लास्ट बार वो अपने पति से मिलना चाहती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मन में विचार किया कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी से रतन सिंह से मिलने की आज्ञा दे दी। अब यहां से पद्मनी रतन सिंह के दरबार में यानी रतन सिंह के कैद खाने में चली जाती है। रतन सिंह के कैद खाने में जाकर ये पूरी रणनीति बनी हुई थी और रतन सिंह और पद्मनी रातों रात यहां से रवाना होकर कहां पहुंच जाते हैं? मेवाड़ पहुंचते हैं। रातों रात यहां से रवाना होकर मेवाड़ पहुंच गए और मेवाड़ पहुंचते ही रतन सिंह पद्मनी की जो बात बताई थी यानी कुंभलमेर यानी द्विंद नामक स्थान पर द्विंद का युद्ध पद्मनी के लिए रतन सिंह ने वेदपाल से युद्ध लड़ा था। द्विंद का, अपनी जो पत्नी की बेइज्जती की गई थी उसका बदला लेने के लिए द्विंद का युद्ध लड़ा था। पीछे से अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला कि भाई रतन सिंह और पद्मनी भाग गए। तो कहते हैं कि गोरा इस सेना को यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रोकता है और बादल इन्हीं के साथ पीछे का पीछे दौड़ता हुआ इनके साथ में आ जाता है। अब दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पर रतन सिंह जो था, ये तो रतन सिंह और पद्मनी भागकर मेवाड़ आ जाते हैं और आते ही देवपाल के साथ में द्विंद का युद्ध लड़ाई शुरू कर देते हैं। गोरा जो था रतन सिंह का सेनापति, यहां पर लड़ते लड़ते सरजा के हाथों मारा गया। यानी गोरा यहां पर लड़ते लड़ते अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति सरजा के हाथों मारा गया और इधर अलाउद्दीन खिलजी की सेना आगे बढ़ रही है और द्विंद का युद्ध हो रहा है। उस टाइम में जानकारी मिलती है कि लड़ते लड़ते ये रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। रतन सिंह की मृत्यु होने की पता चला किसको? पद्मनी को। तो पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। ये राजस्थान का 1303 की घटना है। 26 अगस्त 1303 राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा। राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर यदि पूछा जाए तो चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था। रानी पद्मनी रतन सिंह की रानी पद्मनी ने किया था 1600 महिलाओं के साथ। और जोहर चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जोहर मेला भी लगता है, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। अब दोस्तों जब रतन सिंह की मृत्यु होती है तो दुर्ग का भार रतन सिंह ने मरते मरते किसको सौंप दिया? बादल को सौंप दिया। दुर्ग का भार किसको सौंप दिया? जो बादल आया था उसको सौंप दिया। यानी जो पद्मनी का जो भाई था बादल को रतन सिंह ने दुर्ग का भार किसको सौंपा था? ये बात पूछ ली जाए तो बादल को सौंपा था। रतन सिंह ने दुर्ग का भार मरते मरते किसको सौंपा था? बादल को सौंपा था। और पीछे से जानकारी मिलती है गोरा तो यहां पर मर ही गया था। गोरा तो दिल्ली में लड़ते लड़ते सरजा के हाथों मारा गया था। अब दोस्तों यहां से अलाउद्दीन खिलजी की सेना आती है, रतन सिंह को मरा हुआ देखती हैं और अलाउद्दीन खिलजी यहां पर दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं। दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं तो पद्मनी की राख मिली और 1600 महिलाओं की राख मिली तो अलाउद्दीन खिलजी तो बिल्कुल ही बेचैन हो जाते हैं। मन में विचार करे और अच्छी मेहनत करी कराई पर पानी फिर गयो। अब यहां से क्या घटना घटती है उस चीज के बारे में देखते हैं। इस घटना की जानकारी यहां तक अलाउद्दीन खिलजी का दुर्ग पर राज हो जाता है। रतन सिंह के मरने के बाद में रावल शाखा का अंत हो जाता है। रावल शाखा के अंत होने के बाद में कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था। अब यहां से थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, इस चीज को देखना आप। कहते हैं गोरा और बादल भी युद्ध के अंदर मर जाते हैं। ये सारी कूटनीति चाल चलती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो मेवाड़ था, अब मेवाड़ में किसका राज हो गया? यानी एके का राज हो गया। एके ने चित्तौड़ जो दुर्ग था,
चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदल दिया और चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रख दिया, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। अब कहते हैं दोस्तों यहां पर ये जो शाखा, यहां पर मृत्यु किसकी हुई थी, मृत्यु हुई थी रतन सिंह की। किसकी मृत्यु हुई थी, रावल रतन सिंह की। और पद्मनी ने क्या किया था, पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या किया था, जोहर किया था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा, राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा, सबसे बड़ा शाखा। और दोस्तों चित्तौड़ का प्रथम शाखा, चित्तौड़ का प्रथम शाखा। और राजस्थान का दूसरा शाखा, राजस्थान का दूसरा शाखा। राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर सवाई माधोपुर, राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर सवाई माधोपुर। वो भी कहते हैं कि हमीरदेव चौहान की पत्नी, हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी ने किया था। वो भी किसकी वजह से हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, यानी एके की वजह से, एके की वजह से यदि बात की जाए तो 1301 का राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था रणथंभौर में, रणथंभौर में। और 1303 का जो शाखा होता है, 1303 का शाखा होता है अलाउद्दीन खिलजी की वजह से चित्तौड़ में। 1308 का जो शाखा होता है वो होता है दोस्तों सिवाना में। और 1311 का जो शाखा होता है वो होता है दोस्तों जालौर में। ये सारे के सारे शाखे किसकी वजह से होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की वजह से होते हैं। तो ध्यान रहे आपको बात, 1301 में राणा कह सकते हैं कि हमीरदेव चौहान की पत्नी रंगदेवी ने किया था। 1303 में रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी ने शाखा किया था। और 1308 में सिवाड़ा के शासक सातलदेव की पत्नी मेणादेव ने किया था। 1311 के अंदर कानड़देव यानी जालोर के शासक कानड़देव की पत्नी जेतलदेव ने शाखा किया था। वो भी किसकी वजह से हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी की वजह से बात करें, चित्तौड़ दुर्ग का खिजराबाद जो नाम मिलता है ये धाई बाई पीर की दरगाह में मिलता है, यानी धाई बाई पीर की दरगाह लेक के अंदर चित्तौड़ दुर्ग का खिजराबाद नाम मिलता है। दाई बाई पीर की दरगाह लेक के अंदर चित्तौड़ दुर्ग का खिजराबाद नाम मिलता है। अब चित्तौड़ दुर्ग का भार दोस्तों यहां पर 1303 से लेकर यानी 26 अगस्त 1303 में क्या होता है दोस्तों, रतन सिंह की रावल शाखा अंत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। 1303 से लेकर 1311 तक किसका राज रहता है, खिज्र खां का राज रहता है, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र ने यहां पर कत्ल ए आम आदेश जारी करवा दिया था। कत्ल ए आम आदेश के तहत कहते हैं दोस्तों इसने 30,000 हिंदू सैनिकों की हत्या करवा दी थी, ऐसी जानकारी हमें मिलती है, जिससे यहाँ के राजपूत भड़क गए थे और इसको परेशान करने लगे। तो इसने क्या किया, यानी 1303 से लेकर 1311 तक खिज्र खां को परेशान किया। तो खिज्र खां ने जालोर के कानड़देव चौहान के भाई मालदेव मुंछाला को चित्तौड़ दुर्ग का भार सौंपकर 1311 ईस्वी में और चला गया था कहां, दिल्ली। और 1321 ईस्वी तक यहां पर राज किसका रहता है, मालदेव मुंछाला का राज रहता है। और 1321 से लेकर 1326 तक मालदेव के पुत्र, कुछ किताबों में लिखा गया जेसा, कुछ में लिखा गया बलदेव और कुछ में लिखा है बलवीर, बलवीर। तो दोस्तों इनका क्या रहता है, राज रहता है। इसके बाद में राणा हमीर यहाँ पर राज कर लेते हैं। तो एक बार ये अपनी है रावल रतन सिंह और रानी पद्मनी की प्रेम कहानी, और इसके बारे में अपने को जानकारी ये मिलती है। यानी चित्तौड़ जो दुर्ग है दोस्तों, यहाँ पर कत्ले आम आदेश जारी किया गया था। और गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे अलाउद्दीन खिलजी ने जो कैंप लगाए थे, उन कैंपों की जानकारी कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य से प्राप्त होती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य से जानकारी प्राप्त होती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो कैंप लगाए थे वो कैंप गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो स्वयं है वो चित्तौड़ डूंगरी के ऊपर बैठा था, ऐसी जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग का इस टाइम जीतता है। तो चित्तौड़ दुर्ग का अष्ट धातु जो दरवाजा लगा हुआ था, चित्तौड़ दुर्ग के बाहर अष्ट धातु जो मुख्य दरवाजा 8 धातुओं से बना हुआ दरवाजा जो लगा हुआ था, उस दरवाजे को उतारकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले जाता है।
जिसको सांझा ने लाल किले के ऊपर लगवाते हैं। और इधर भरतपुर के शासक सूरजमल और सूरजमल के पुत्र ज्वार सिंह ने दिल्ली दरवाजे से, वो दिल्ली का दरवाजा यानी अष्टधातु दरवाजा, वहां से उखाड़कर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को लगवा देता है। तो ज्वार सिंह ने वहां पर पूछा था मेवाड़ के शासकों को, भाई मैं लेके आया हूं, यदि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, भाई आप जीत के लाए हो तो आप अपने दुर्ग पर लगा लो। तो ये जानकारी याद रखें कि अलाउद्दीन खिलजी यहां से अष्टधातु दरवाजा उतार कर कहां ले जाता है, दिल्ली ले जाता है, जिसको आगे मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले पर लगवाया था। और वहां लाल किले से भरतपुर के शासक सूरजमल का पुत्र ज्वार सिंह ने लाल किले से अष्टधातु दरवाजा उखाड़कर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर लाकर लगवा देता है। ऐसी जानकारी दोस्तों हमें मिलती है। तो आगे दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग का जो मैंने खिजराबाद जो नाम, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्तौड़ दुर्ग का खिजराबाद नाम किस में मिलता है, तो कहेंगे धाई बाई पीर की दरगाह चित्तौड़ से अपने को क्या मिलता है, चित्तौड़ दुर्ग का खिजराबाद नाम मिलता है। अपने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर रखा था। तो ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए राघव चित्र के कहने पर सबसे पहले दूत किसको भेजा था, सुरजा दूत को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को अपनी बातों में फंसाकर गिरफ्तार करके दिल्ली ले आया था। बाद में कौन सी दूती को भेजा था, आशा को भेजा था। और रतन सिंह का सेनापति गोरा किसके हाथों मारा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति सरजा के हाथों मारा गया था। रतन सिंह मरते मरते अपने चित्तौड़ दुर्ग का भार किसको सौंप गया था, रानी पद्मिनी के भाई बादल को सौंपा था। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो इधर से कहते हैं कि 1600 महिलाओं के साथ रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा माना जाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। राजस्थान चित्तौड़ का सबसे बड़ा शाखा है और चित्तौड़ का प्रथम शाखा है 1303 में, 26 अगस्त 1303 को। और दोस्तों यहाँ से कहते हैं कि यहाँ पर अपने को चित्तौड़ दुर्ग के अंदर कुछ जानकारियां भी मिलती हैं, यानी चित्तौड़ दुर्ग में गोरा बादल महल, चित्तौड़ दुर्ग में गोरा बादल महल, चित्तौड़ दुर्ग में पद्मिनी महल, चित्तौड़ दुर्ग में पद्मिनी महल, चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जिसे अपन विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। और चित्तौड़ दुर्ग की बात करते हैं, चित्तौड़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोनों अलग अलग मिलते हैं। और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर अपन नौगजा पीर की दरगाह है, चित्तौड़ दुर्ग में नौगजा पीर की दरगाह का उल्लेख भी मिलता है। चित्तौड़ दुर्ग में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ श्याम मंदिर, और चित्तौड़ दुर्ग में मीरा मंदिर, और चित्तौड़ दुर्ग में जौहर स्थल, और चित्तौड़ दुर्ग की यदि बात करते हैं तो तुलजा भवानी के मंदिर मिलने की जानकारी मिलती है। और चित्तौड़ दुर्ग की दोस्तों यदि अपन और भी बात करें तो कह सकते हैं यहाँ पर महाराजा, यहाँ चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बाघ सिंह की छतरी, जयमल व फत्ता और कल्लाजी राठौड़ जो 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है, उसकी भी छतरी मिलती है। मीरा भगत जो मीरा हुई थी, मीरा के गुरु थे, गुरु का नाम रेदास जी था, रेदास जी की छतरी मिलती है। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग के अंदर चैत्र शुक्ला एकादशी को जौहर मेला लगता है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर चैत्र शुक्ला एकादशी को जौहर मेला लगता है। ये थोड़ी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ, यानी चित्तौड़ दुर्ग की जो प्रमुख जो घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाओं की अपन ने बात कर ली है दोस्तों। 1301 में रणथंभौर का शाखा अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, 1303 में चित्तौड़ का शाखा अलाउद्दीन की वजह से, 1308 में सिवाना का शाखा अलाउद्दीन की वजह से, 1311 में जालोर का शाखा भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। दोस्तों चित्तौड़ जो दुर्ग की अपन बात करते हैं तो चित्तौड़ दुर्ग में एक तो है गोरा बादल महल, क्या है, गोरा बादल महल। और चित्तौड़ दुर्ग में दोस्तों है पद्मिनी महल। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग में ही है मीरा मंदिर, क्या है, मीरा मंदिर। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग में यह कुंभ श्याम मंदिर। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग में यह तुलजा भवानी मंदिर। और दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग के अंदर यदि अपन बात करते हैं तो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही है कीर्ति स्तंभ लिख देंगे, कीर्ति स्तंभ। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही है जैन कीर्ति स्तंभ। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है बाघ सिंह की छतरी। दोस्तों ये बाघ सिंह की छतरी, आपको नाम बाघ सिंह आते ही देवलिया शासक था बाघ सिंह, जिसने रानी कर्मावती के पक्ष में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। आज बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में है दोस्तों, मीरा के गुरु रेदास की छतरी है। और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही दोस्तों यदि अपन बात करते हैं तो जयमल की छतरी है, जयमल अकबर के टाइम की, फत्ता की छतरी है। और दोस्तों कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, कल्लाजी की छतरी होने की चित्तौड़ में जानकारी मिलती है। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही अपन कह सकते हैं चैत्र शुक्ला एकादशी को जौहर मेला भरता है, यानी कह सकते हैं चैत्र शुक्ला एकादशी को जौहर मेला लगता है,
जोहर मेला। चैत्र शुक्ला एकादशी को क्या मिलता है? जोहर मेला। तो ये बात है दोस्तों, गोरा बादल महल, पद्मिनी महल, मीरा मंदिर, कुमश्या मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जैन कीर्ति स्तंभ, बाघ सिंह की छतरी, रैदास जी की छतरी, जयमल फत्ता की छतरी, कलाजी राठौड़ की छतरी, इस प्रकार से हमें यहाँ पर छतरियों की जानकारी भी मिलती है दोस्तों। तो ये दोस्तों अपना था अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की प्रेम कहानी की चर्चा की थी, जो पद्मावत ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार हमें मिलती है। तो पद्मावत ग्रंथ जो लिखा गया था, इसमें अपन ये जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। इसमें यदि कुछ आपको क्लास मेरी पसंद आ रही है, मैं सुरेंद्र प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, और मेरी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी बच्चा हो वो एकदम गहराई यानी आरएस तक के सिलेबस को मैंने इसमें कवर कर दिया है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आप सिर्फ समझने का, मेरी बात जो कहानी जो मैंने बताई है, कहानी को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा ये कब हुआ था, यानी राजस्थान का शाखा हुआ कब था, यानी 1303 में हुआ था। 1303 में शाखा हुआ था, कहां पर? चित्तौड़ में। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा 1303 में किसने किया था? रानी पद्मिनी ने किया था। ऐसी जानकारी हमें यहां से मिलती है दोस्तों। तो कुछ जो प्रमुख बातें रही है उनका मैं एक अलग से वीडियो में जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी बातें उनको डालने की कोशिश करूंगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट तो मैंने आज आपको शायद दिलवाया नहीं है, लास्ट का यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप सिर्फ कहानी का ध्यान दीजिए, कहानी समझने का प्रयास कीजिए।